नमस्कार। आप सबने शंकराचार्य जी के मामले में जब माघ मेला हुआ था, उस समय गुजरात की एक गायनेकोलॉजिस्ट यानी महिला डॉक्टर को वायरल देखा था और उन्होंने गुजरात से आकर शंकराचार्य जी के पक्ष में खड़ी रहीं और उन्होंने वहाँ पर जो इंटरव्यू दिया, बताया कि कैसे माघ मेला में शंकराचार्य जी और उनके बटुकों के ऊपर प्रशासन ने जुल्म किया था। परंतु उनकी पहचान उनसे भी बड़ी है। डॉक्टर निशिता दीक्षित, वो डॉक्टर हैं और वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आजकल जो एचपीवी वायरस के नाम पर जो टीका लगाया जा रहा है सरकार की ओर से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अजमेर में कार्यक्रम शुरू किया और अब सुना जा रहा है कि गाँव-गाँव आपको पंचायत सब जगह वो टीका 9 से 13 साल की बच्चियों को लगाया जाएगा। ऐसा कोई एचपीवी वायरस फैला भी नहीं है जिसके कारण ज़बरदस्ती टीका लगाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोविड वैक्सीन एक बड़ा डिज़ास्टर हुआ, वैसा ही एचपीवी भी भविष्य में बड़ा डिज़ास्टर साबित हो सकता है। लेकिन इसे बताएगा कौन? इस बारे में तो गायनेकोलॉजिस्ट ही सही बता सकती हैं क्योंकि ये बच्चियों के जीवन का सवाल है। उनके लंबे भविष्य के में ये टीका कोई अवरोध तो नहीं पैदा कर रहा या फिर उनके फ़ायदे के लिए है। ये सब हम आज जानेंगे डॉक्टर निशिता दीक्षित जी से, जो गुजरात से हैं और मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम स्वागत है आपका इंडिया स्पीक डेली पर। जी संदीप जी, बहुत खुशी है मुझे इंडिया स्पीक्स डेली के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात रखने का मुझे जो आज अवसर मिला है और बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने लिया है एचपीवी वैक्सीनेशन का। देखिए ऐसा है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो कोविड के टीके लगे थे, पहले सरकार डिनाई करती रही उससे लगातार कि कुछ नहीं है, उससे बहुत सेफ है। यहाँ तक कि इन्होंने तो ये कहा था, एक इनके माननीय मंत्री ने तो ये तक कहा था कि 110% सेफ है। आप बताइए ये कौन-सी साइंस है? 110% कोई लॉजिक है इस बात को बोलने का? और हुआ क्या कि उसी उसी समय मतलब कुछ ही दिनों में इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिले थे और साइंटिस्ट्स ने धीरे-धीरे इस बात को खोलना शुरू कर दिया था कि नहीं ये सेफ नहीं है और इससे क्लॉटिंग बनने की संभावना है और जो सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने नहीं माना, अपनी बातें जारी रखी और आप देखिए अभी कुछ ही दिन पहले लगभग एक ही हफ्ता हुआ होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये एक इंस्ट्रक्शन दिया है, डायरेक्शन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोविड वैक्सीन से होने वाली डेथ्स और डिसेबिलिटीज का मुआवजा तय किया जाए, लोगों को जो परेशान हुए हैं उनको। अब तो ये इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा विरोधाभास है, यहीं से आपको दिख जाता है। और मैम दुःख की बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो लोग लड़े और लगातार लड़ ही रहे थे, जो मरे, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जी, सरकार ने बड़ी ही बेशर्मी शब्द कहना सही होगा कि कह दिया कि हमने किसी पर कोई प्रेशर नहीं डाले टीका लेने के लिए। जबकि उस बिल्कुल। समय मुझे याद है कि हम उत्तराखंड जाना था, हम नहीं जा पाए, बॉर्डर पे हमें रोक दिया गया, हम लोग को लौटना पड़ा। हमारे जी, बेटे को कॉलेज में एंट्री नहीं मिल रही थी। सरकारी जी, नौकरी में लोगों की सैलरी रोकी गई थी। हम जी, ट्रेन, बस, हवाई जहाज़ से चढ़ नहीं सकते थे। लेकिन सरकार जी, ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारी संवेदनाएँ हैं मरने वालों के साथ, लेकिन हमने किसी पर प्रेशर नहीं डाला। आज बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से मान रही है ना कि कोविड टीका के कारण मृत्यु हुई है और आप मुआवजा तय कीजिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है अब। उससे अब ये सुप्रीम कैसे कोर्ट डिनाई तय करेंगे? ये नहीं कर सकते, ये डिनाई नहीं कर सकते। संदीप जी आप देखिए 2022 में भी जब देखिए 2020-19 के एंड तक ये महामारी विश्व में फैल चुकी थी, 20 में ही भारत में आई और 21 के शुरुआत में ये लोग टीका लेके आए। हालांकि कोई भी टीका 10-12 साल के रिसर्च के बाद ही लॉन्च किया जा सकता है। साइंटिफिकली किसी भी वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में उसके ऊपर ट्रायल्स इतने लंबे चलते हैं, मतलब किसी-किसी वैक्सीन में तो 15 से 20 साल तक उसको ऑब्जर्व किया जाता है गिनी पिग्स के ऊपर। जो चूहे हैं उनके ऊपर उनकी टेस्टिंग की जाती है और ये देखा जाता है और ह्यूमन ह्यूमन ट्रायल्स भी किए जाते हैं। लेकिन इतना लंबा समय दिया जाता है कि उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स तक हमको पता चल जाए। एक समूह में उसको टेस्ट करके हम उसको
पूरी आबादी, विश्व की आबादी में अगर लेके जा रहे हैं तो पहले एक समूह में 10-12 साल तक स्टडी करते हैं, उसके बाद लेके आते हैं। लेकिन हुआ क्या था, आप देखिए 2021 के आते-आते कुछ ही महीनों के अंदर ये वैक्सीन कोविड की लॉन्च कर दी गई थी। तो 6 महीने के अंतराल में ऐसी कौन-सी रामबाण औषधि इनको हाथ लग गई, संजीवनी बूटी हाथ लग गई कि 6 महीने की ही टेस्टिंग में सारे देश को मैंडेटरी ये। अब आप देखिए 2022 में सुप्रीम कोर्ट में जब इसके साइड इफेक्ट सामने आए, लोगों ने नौकरियां गंवानी पड़ी। एक एयरफोर्स ऑफिसर को तो सस्पेंड होना पड़ा क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दिया था टीका लगाने से। इन्होंने मैंडेटरी जैसा ही नौबत ले आए थे, लोगों को काम पे जाना बंद हो गया था, मैंडेटरी कहा नहीं, लेकिन इन्होंने सिचुएशन ऐसी कर दी कि उनको लगाना मजबूरी हो गया था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, सरकार ने हलफनामा दिया कि हमने तो कभी कंपलसरी किया ही नहीं, जो गया है वो अपनी इच्छा से इसको लगाने के लिए गया है। तो ये तो पहले भी पलट चुके हैं ये, और अभी नया इनका कोई ऐसा नहीं है कि ये इनका कोई सुधार आया है, ये दोबारा पलटी मार जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार पल्ला झाड़ रही है, इसकी जिम्मेदारी लेने से, किसी भी वैक्सीन की जिम्मेदारी लेने से बच रही है सरकार। यहीं पर वैसे हमें ही अनर्थ हो जाए। एचपीवी अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही लॉन्च किया अजमेर में, छोटी-छोटी बच्चियों को वो एचपीवी का बिल्कुल। टीका लगवा रहे हैं। और जी। बच्चियों से जब पूछा गया कि आपको, वो खुद प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, आपको तो मना किया होगा लोगों ने, आपको क्या पता है? वो बच्चियाँ ये नहीं बता पा रही, वो सिर्फ यही कह रही है कि बच्चियों के लिए अच्छा है, महिलाओं के लिए अच्छा है। वो बता नहीं पा रही कि एचपीवी का टीका क्यों लगाया जा रहा है। मतलब छोटी बच्चियों को बिल्कुल अंधेरे में रखकर, उनकी फैमिली को अंधेरे में रखकर ये टीका लगाया गया और प्रधानमंत्री ने खुद इस ड्राइव को लीड किया है। ये बिल्कुल। मतलब एचपीवी है क्या, पहले ये आप बता दीजिए। और ये जो सरकार कर रही है, क्या ये उचित कर रही है? देखिए, मैं आपको ये दे भी दूंगी, आप दिखाइएगा। ये प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी बिल गेट्स के साथ, है ना? ये 2022 में जब ये मिले थे, अक्सर मिलता ही रहता है बिल गेट्स तो, लेकिन जब ये मिले थे तभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया था कि हाँ, हम सभी लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाएंगे। ये मैं आपको इसका दे दूंगी, आप इसको दिखाइएगा। We will vaccinate all girls in India against cervical cancer at minimum cost. PM Modi said this to Bill Gates. अब ये देखिए आप, जब हमारे प्रधानमंत्री ने उसको कमिट ही कर दिया, तो अब तो लगाना उनकी जिम्मेदारी है भाई। उन्होंने विश्व के महान क्रांतिकारी, जिसको कहना चाहिए, जो व्यक्ति अभी तक तो केवल कंप्यूटर्स में था, कंप्यूटर्स ही डील करता था, अब वो वैक्सीनेशन के धंधे में उतर गया है और उसको हमारे तरफ से एक आश्वासन दे दिया गया है कि भाई हम सभी को लगा देंगे, तो वो तो अब तो उनके बाइंडिंग है। मुद्दा ये है संदीप जी कि एचपीवी वायरस का हवा बहुत बड़ा क्रिएट किया गया है। ये न तो कोई महामारी है और न ये ऐसी कोई चीज है जैसे कोविड था। कोविड का जो वायरस था, हम लोगों ने कभी हमारे मेडिकल की हिस्ट्री में, मैं 95 से पास आउट हूं एमबीबीएस, उसके बाद गायनी में मैंने अपना स्पेशलाइजेशन किया, हमने कभी कोविड के बारे में पढ़ा नहीं था। हाँ, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कोविड क्या चीज है। बाद में समझ में आया ये एक इन्फ्लुएंजा जैसा ही वायरस है। और आप देखिए, कोविड में भी इतना डराया गया लोगों को कि ये हो जाएगा, मर जाएंगे। आधे लोग तो डर के मारे मर गए। जो एक सिंपैथेटिक रिएक्शन जिस तरीके से उनके बॉडी के अंदर, कई बुजुर्ग लोग तो वो देख देख के टीवी में देख के उनको हार्ट फेल हो गया कुल मिला के। और कई लोग ऐसे थे, हम जैसे कई लोग ऐसे थे कि जब तो कोई वैक्सीन भी नहीं आई थी, हम लोग आम जनता के बीच में बिना मास्क भी हमने जाके सेवाएं की है। लेकिन भगवान की कृपा से दूसरा, हमारे इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि हमें तो कोई वायरस अटैक नहीं किया। और अगर कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंजा जैसा कुछ हुआ भी, तो हमने तो अपने देसी नुस्खे काढ़े वाड़े पी के उसको ठीक कर लिया। कुल मिला करके ये उस समय भी एक हवा जिस तरीके से क्रिएट किया गया था और बाद में सबको वैक्सीनेट किया गया, उसी तरह का एक एचपीवी का भी एक भूत क्रिएट किया गया है। एचपीवी वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हर वायरस का एक सिस्टम यह है कि मोस्ट ऑफ द वायरस जो होते हैं वो बॉडी में जाने के बाद स्वतः ही बॉडी से बाहर हो जाते हैं। चाहे वो कोई सा भी वायरस हो, एक
अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, हम यही बात करते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करिए। विश्व में हजारों तरह की बीमारियां हैं, आप किस किस बीमारी का टीका बनाते रहेंगे? तो ये हमारा मूल, अगर हमारी अंदर की प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है तो कोई सा भी वायरस हम पे अटैक नहीं कर सकता। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का ये होता है कि ये एक बार शरीर में अगर घुस गया तो ये स्वतः ही शरीर से कुछ महीनों, 7-8 महीने, 9 महीने में ये निकल जाता है, बॉडी अपने आप हील हो जाती है। लेकिन बहुत कम परसेंटेज केसेस में ये अपने सिम्टम्स दिखाता है। अब बात यह है कि ये घुसता कैसे है बॉडी के अंदर। देखिए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो संक्रमण होता है, सामान्य तौर पर मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एक बहुत बड़ा इसका कारण है। और अन्य कारणों में आता है, जैसे जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, जो महिलाएं या जिनका लाइफस्टाइल इस तरह का है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, अल्कोहल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पुअर हाइजीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे गांव के, अगर मान लीजिए अनपढ़, अशिक्षित, जिन महिलाओं को नहीं पता कि अपना हेल्थ हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है, उनको इसका संक्रमण लग सकता है। लेकिन संक्रमण लगना और संक्रमण होने के बाद कैंसर होना और कैंसर से भी मर जाना, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किसी को लगा और वो तुरंत अगले दिन मर जाएगी कैंसर से। ये ही गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ये इतना बड़ा भूत क्रिएट किया जा रहा है संदीप जी, कि इसी के ये जो डर का खेल है ना, बस इस डर के खेल के कारण लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं या लगवाने की कवायद चालू की गई है। ये जो गैप है, ये इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग के बीच का जो गैप है, जिस गैप के बीच में डर घुस गया है, उस डर के कारण ही वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई है। वो पहले डर बनाया गया है और फिर उसकी वैक्सीन बनाई गई है। तो मुद्दा ये आता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पहली बात तो लगता किन कारणों से है, मैंने आपको कई सारे कारण बताए। और दूसरा कि अगर मान लीजिए जिसमें कि प्रिवेंटेबल कारण सारे ही प्रिवेंटेबल हैं, इसमें कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि जिसके कारण एचपीवी मतलब अकाट्य है या उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे प्रिवेंटेबल कारण हैं एचपीवी इन्फेक्शन के। अब उन प्रिवेंटेबल कारणों पे आप काम करेंगे तो पहली बात तो ये इन्फेक्शन होगा नहीं। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, कई बार तो महिलाओं को वो इन्फेक्शन लग जाता है और ठीक भी हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। उनको सिम्टम्स जब तक आते हैं तब तक तो वो वायरस बॉडी में से बाहर भी हो जाता है। इतनी इसकी ये इंटेंसिटी है बीमारी करने की। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्वतः ही बॉडी में से क्लियर होने वाला वायरस है। अब आप देखिए, उसमें भी कुछ परसेंटेज में जब ये सिम्टम्स बॉडी के अंदर चालू करता है ना, जैसे मान लीजिए जो उसको वेजाइनल रूट से उसको कोई समस्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है या वगैरह वगैरह, मतलब जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई, इस जो महिला दर्द की शिकायत लेके आई है या उसको कुछ खून निकल रहा है या जो भी उसकी सिम्टम्स लेके आ रही है, हम जब उसको एग्जामिन करते हैं, हम उससे अगर मान लीजिए पैप स्मीयर लेते हैं, एक छोटा सा एक टेस्ट है जो 200, कई जगह तो फ्री में होता है और कई जगह मात्र 200 250 रुपए उसकी कीमत है। उससे हम चेक कर लेते हैं कि इसको क्या इसकी बॉडी में कैंसर सेल बन रहे हैं या इसको जो गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर, जिसको कि सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की एक्सट्रीम कंडीशन में हो सकता है, तो हम उसको जांच करते हैं कि भाई ये एक्सट्रीम कंडीशन में अगर इसको कुछ होगा तो ज्यादा से ज्यादा इसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो संदीप जी, उसको जांच करने के लिए भी हमारे पास इतना सस्ता टेस्ट अवेलेबल है, जिसको हम अगर चेक करें तो हम इनिशियल कंडीशन में ही उसको पकड़ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। और अब तो सरकारी अस्पतालों में भी इसकी सुविधा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो बीमारी, पहली बात तो उसके फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनसे हम बचे। हमें क्या जरूरत है अनेक संबंधों की, हमें क्या जरूरत है स्मोकिंग करने की, क्या जरूरत है अल्कोहल लेने की, अपनी लाइफस्टाइल को हम अच्छा क्यों नहीं रख सकते, हम हेल्थ हाइजीन के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकते। पहली बात तो वही एक बैरियर हो जाएगा कि ये आपके बॉडी में ये इंफेक्शन लगेगा नहीं। दूसरा बैरियर ये हो जाएगा कि हम नियमित रूप से जांच कर ले। एक महिला अगर साल में एक बार कंप्लीट अपना गायनी चेकअप करा लेती है तो उसको पता चल जाता है उसके बॉडी में क्या क्या तकलीफ है, हम उसका इलाज कर सकते हैं।
हर 2 साल में अगर वो पैप स्मीयर का टेस्ट करवा लेती है तो हमें ये पता चल सकता है कि उसके अंदर सर्वाइकल कैंसर जैसी कोई चीज पनप भी रही है कि नहीं पनप रही। मजेदार बात संदीप जी ये है कि हमारा केंद्र होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर, लेकिन हमारा केंद्र क्या हो रहा है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हमारा केंद्र हो रहा है वैक्सीन। हम बीमारी से ज्यादा वैक्सीन लगाने पे ध्यान दे रहे हैं। अगर हम सर्वाइकल कैंसर को ठीक करने पे ध्यान दें तो हम फैक्टर्स के ऊपर काम करेंगे। हम उसके होने के जितने संभावित कारण हैं उनको दूर करने पे काम करेंगे, ना कि हम होने के बाद वैक्सीन लगाने के ऊपर काम करेंगे। अभी सरकार क्या कर रही है? फैक्टर्स पे काम नहीं कर रही है। उसके होने के बाद उसके ट्रीटमेंट के ऊपर क्या हमें सुविधाएं करनी चाहिए उस पे फोकस नहीं है। फोकस कहां है? वैक्सीन लगा दो, वैक्सीन लगा दो। अब ये है हमारा जो हम एक साइंटिफिक माइंड से जो हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा सरकार से प्रश्न यही है कि आप किस बेस पे वैक्सीन की वकालत कर रहे हो, जबकि कोई भी वैक्सीन रामबाण नहीं होती। 100% गारंटेड। अरे आपके मंत्रियों ने कहा था 110% सेफ है, उसका नमूना तो हम आज भी देख रहे हैं। हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट से बच्चे मर रहे हैं, लड़के छोटे छोटे 20-20 22-22 साल के लड़के क्रिकेट खेलते हुए मर रहे हैं। आपके लोगों ने ये भी कहा था। तो पॉइंट ये आता है कि जो चीज की सेफ्टी की गारंटी आप 100%, बिल्कुल गलत है ये बात। इतना अनसाइंटिफिक बात गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं होनी चाहिए। और यही हमारा प्रश्न बार बार ये आ रहा है कि एचपीवी इंफेक्शन से होने वाला सर्वाइकल कैंसर और उससे भी मरने वाली महिलाओं की संख्या इतनी कम है। संदीप जी, हमारे देश की जनसंख्या है 140 करोड़। उस 140 करोड़ की जनसंख्या में 65 करोड़ के लगभग, मतलब आप लगभग मान लो कि आधा 50% आबादी अपनी महिलाओं की है। उस जनसंख्या में भी, महिलाओं की जनसंख्या में भी लगभग 54-55 करोड़ उन लोगों की, उन महिलाओं की आबादी है जो 15 साल से ऊपर की है ना। 15 साल से ऊपर यानी कि फर्टाइल एज ग्रुप, यानी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी कि वो आगे बच्चा पैदा करने की एज ग्रुप में वो आ गई हैं। तो ये जो इन्फेक्शन है एचपीवी का इन्फेक्शन, ये इसी एज ग्रुप का इन्फेक्शन है जब वो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल वाला एज ग्रुप है ये। अब उसमें भी पहली बात तो इनको जो इन्फेक्शन लगता है वो ठीक भी हो जाता है, उसका तो हमको इंसिडेंस भी पता नहीं है कि कितने % महिलाओं को ये इन्फेक्शन लगता है, वो भी अभी डेटा हमारे पास नहीं है। उसमें भी जिनको सर्वाइकल कैंसर होता है संदीप जी, उसमें भी ये हम गारंटी से नहीं कह सकते कि ये सर्वाइकल कैंसर इनको एचपीवी के कारण ही हुआ। सर्वाइकल कैंसर होने के भी अनेक कारण हैं। फिर आप उनमें से जो डेथ हो रही हैं उस पे भी आप ये कह रहे हैं कि ये डेथ्स एचपीवी के ही कारण हो रही है। तो आपको मैं बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिस्टर प्रकाश जाधव, जो 2023 में उन्होंने बयान दिया था एक पार्लियामेंट में, उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में लगभग 35,000 महिलाओं की डेथ हुई है सर्वाइकल कैंसर से। अब आप खुद बताइए कि 65 करोड़ महिलाओं में से 35,000 महिलाओं की डेथ अगर सर्वाइकल कैंसर से हुई है, और वो भी डेथ तब होती है जब किसी महिला ने या तो उसको इलाज ही नहीं मिला, या उसकी हेल्थ इतनी, उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर थी कि उसको इलाज उसके ऊपर असर नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी सारी डेफिशिएंसी अगर किसी की बॉडी में होंगी तभी उसकी डेथ होगी, वरना कोई भी कैंसर इस समय हम ठीक करने में सक्षम हैं। हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट है। अब 65 करोड़ में से अगर 35,000 महिलाओं की डेथ ये बोल रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर से हुई है, तो भाई आप उनका ट्रीटमेंट का और ज्यादा प्रबंध करो। उस 35,000 का डर दिखा के आप देश की मतलब 55 करोड़ बच्चियों को, मतलब इतने बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं, और वो वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं जो अमेरिका में फेल हो चुकी है। तो ये कहां का लॉजिक है? हमारा क्वेश्चन ये उठ रहा है बार बार। हम बार बार इसी सरकार से प्रश्न करते हैं कि ये साइंटिफिकली आप समझाओ तो सही हमको कि आपका स्टैंड क्या है।
तो ये एक गंभीर बात है। एक मैम एक 2009 में ये रिसर्च उस समय पाथ फाउंडेशन करवा रही थी, बिल जी। गेट्स ने उसको फंड किया था। आप जहाँ हाँ जी। गुजरात से आती हैं, गुजरात में जिस हाँ, बच्चियों पर प्रयोग किया गया और आंध्रा जी। में किया गया, उसमें हाँ कई जी, बच्चियाँ काफ़ी बच्चियाँ मर गई थी और जिसके बिल्कुल, बाद उस समय की सरकार ने इस पर रोक लगाया था। बिल्कुल। उसके बाद क्या इस वैक्सीन से जो बच्चियाँ मरी, उसका कोई ट्रायल हुआ कि अब ये वैक्सीन सही हो गया कि अब लगवा सकती हैं? बिना कोई ट्रायल नहीं, के प्रधानमंत्री इसको प्रमोट कर रहे हैं और आपने बताया अमेरिका में ये फेल हो चुका है, भारत में जी इससे हाँ, मौत देखी जा चुकी है, एक सरकार पहले बिल्कुल। बैन लगा चुकी है, फिर भी ये हो रहा है, इसके पीछे क्या ताकत आपको समझ में आती है? इसमें इसमें संदीप जी बिल्कुल आपने सही कहा। उस समय जो 2007-8 के आसपास का जो समय था जब यहाँ पर पाथ ने जो बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक पाथ करके उन्होंने एक बना रखा है। उस ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट के साथ मिलके एक पीपीपी मॉडल पे ट्रायल्स किए थे। गुजरात और आंध्रा के ट्राइबल बच्चियों के ऊपर। तो ये एक तो इतना गंभीर मुद्दा था कि इन्होंने जब ट्रायल किया उसमें कई सारी बच्चियां मर गई थी और कई सारी बच्चियों को बहुत सीरियस रिएक्शंस हो गए थे। अब ये मुद्दा इतना गंभीर हुआ था कि उस समय तो ये पार्लियामेंट में उठा, पार्लियामेंट में एक कमिटी बनाई गई, एक स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी का गठन किया गया, कई सारे अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स उसमें थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने इसके ऊपर पहले बात तो उसको ट्रायल को रोका गया, इसको पाक को बैन किया गया, फिर इंडिया में ये लोग काफी साल तक नहीं आए, मतलब इनको वापस आने में अभी देखिए ना कि 2000 कब की बात है, ये 9 में ये तो सब पार्लियामेंट्री कमिटी और फिर ये केस भी लड़ा गया। 2009-10 की बात है, 9 द दो दो हाँ, हाँ, 2009-10 की बात। हाँ, हालांकि इन्होंने जो मनमोहन सिंह की ट्रायल्स वगैरह, सरकार थी उस समय। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल उनकी सरकार थी। हालाँकि ट्रायल्स वग़ैरह इन्होंने 2007 से स्टार्ट कर दिए थे। मतलब इनकी प्रक्रिया जो थी, ये 7-8 में स्टार्ट हो गई थी और 9 में तो इनको फेलियर के रिज़ल्ट्स आ गए थे इनके सामने। तो हुँ, उस समय की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी गया और ये बैन हुआ। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि हरीश साल्वे उस समय इनकी तरफ से केस लड़े थे। इन लोगों की तरफ से उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया था, वैक्सीन वालों को वो ये रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। तो जब जब ये इतना बवंडर मचा, तो ये पूरी तरीके से हॉल्ट पे आ गया था। एचपीवी वैक्सीन फिर बाद में इतने साल में भारत में उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, जो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी थी, उसने जो अपने ऑब्जर्वेशंस रखे, उसमें कई सारे डॉक्टर्स भी थे और अलग-अलग पार्लियामेंटेरियंस भी थे। उसमें जो डॉक्टर्स के जो कमेंट्स थे, वो बहुत सीरियस थे। उस स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एज एन एविडेंस कंसीडर किया। उसको जो ट्रायल चल रहा था उसमें एविडेंस माना गया, क्योंकि उसमें जो डॉक्टर्स के कमेंट्स थे कि पहली बात तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं थी, ट्राइबल बच्चियां और उनके माता पिता अनपढ़ थे, जो इतने रिमोट एरिया में इन लोगों ने ट्रायल्स किए कि वहां अगर कोई हादसा भी हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए, तो हमारे पास सुविधाएं तक नहीं है कि उन बच्चियों को हम हेल्प कर सके, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी। तो ऐसी कई सारी उन्होंने ऑब्जेक्शंस निकाल के सामने रखे थे। अब उसके बाद कौन सा करेक्टिव मेजर हुआ हमारी नॉलेज में तो आज तक नहीं आया। इसके ऊपर क्या करेक्शन किया गया, क्या करेक्टिव मेजर्स लिए गए, इसके ऊपर कोई नई रिपोर्ट आई कि नहीं आई, ये अभी तक तो हमारी नॉलेज में तो ये नहीं है। हमारी नॉलेज में सिर्फ ये आया है सामने कि भाई अब वापस से एचपीवी का भूत पब्लिक में डाल दिया गया है, अलग अलग फिल्म स्टार्स उसका प्रमोशन कर रहे हैं, एक्चुअल साइंटिफिक डेटा सामने नहीं रखा जा रहा है, एडवर्स इफेक्ट्स की लिस्ट सामने नहीं रखी जा रही है, केवल ये प्रमोशन के ऊपर पूरा खेल चल रहा है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं ऐसा है संदीप जी, आपने जो कहा कि इसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर ही सबसे बड़ा कारण है। आप देखिए कि इंटरनेशनल प्रेशर के कारण ही हमारे देश में हम कोविड वैक्सीन हमने भुगता, कोविड का पहले तो कोविड का भूत भुगता और उसके बाद वैक्सीन का भूत भुगता, और अब अभी भी ये सब खेल इंटरनेशनल प्रेशर्स का ही गेम है। ये एजेंडा डीपॉपुलेशन और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ही खेल है, क्योंकि भारत में पहली बात तो देखिए जितना उन्मुक्त कल्चर अमेरिका का है, ठीक है, हमारे यहाँ भी अब वो चीजें हो रही हैं, हम भी उनसे दूर नहीं हो पा रहे, हम भी वेस्टर्नाइज इन्फ्लुएंस में आते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस लेवल पे अमेरिका में एक कल्चर है मल्टीपल रिलेशंस वाला, स्मोक ओपनली, अल्कोहल सब कुछ, लेकिन उस लेवल पे अभी तक भारत नहीं उतरा है।
ठीक है, एक सेगमेंट ऑफ मॉडर्न जो लोग हैं, जो मेट्रोस वाली महिलाएं, वो जरूर इस तरह की उसमें है लाइफस्टाइल में, लेकिन आज भी हमारे गांव देहात की माता बहनें वो अपने खेत खलिहान मजदूरी में ही अपना पूरा जीवन निकाल रही है, अपने परिवार को पालने में ही लगी रहती है। तो अगर हमारे सामने अच्छा, दूसरा एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि गार्डासिल नाम का जो ये लगाया जा रहा है, सरकार ने तो खैर सर्वावैक नाम से इंडिजिनस सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डेवलप किया, लेकिन ताज्जुब है वो इन्होंने डेवलप किया, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि लग जो रहा है वैक्सीन के नाम पे एचपीवी, वो गार्डासिल प्रोडक्ट ही लग रहा है, जो बाहर अमेरिका में लगता था। आज आज से नहीं, ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है, ये करीब 20 साल से चल रहा है। वहां पे इसके बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। अमेरिकन महिलाओं ने वहां पर क्या है संदीप जी, देखिए अमेरिका में कॉम्पनसेशन पॉलिसी है, वहां पे वैक्सीनेशन के लिए एक टोटली एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो जो भी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, AEFI करके एक टर्म होती है, एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, उसको जब कोई भी डॉक्टर्स वहां पे रिपोर्ट करते हैं कि ये वैक्सीन लगने के बाद ये एडवर्स इफेक्ट्स हुए, तो जो कंज्यूमर है अगर उसको कोई इतना सीरियस एडवर्स इफेक्ट हुआ तो वो उस चीज को लेके, डॉक्यूमेंट को लेके केस कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉम्पनसेशन पॉलिसी ही नहीं है। सरकार ने अगर ठोक दिया वैक्सीन तो आप भुगतते रहो। हाँ, ये एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक सिल्वर लाइनिंग इसमें डाली है, जो अभी जो जजमेंट आया है कुछ ही दिन पहले कि कोविड वैक्सीन के को मुआवजा दिया जाए उसके विक्टिम्स को। तो अब हमारे पास भी एक ये अच्छी पावर आ गई कि हम अब केंद्र सरकार के ऊपर ये प्रेशर डाल सकते हैं कि आप एक कॉम्पनसेशन पॉलिसी बनाइए, जनरलाइज फॉर एवरी वैक्सीन, नॉट ओनली फॉर कोविड वैक्सीन या एचपीवी वैक्सीन, हर वैक्सीन के लिए एक कॉम्पनसेशन पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन गवर्नमेंट ही लगवा रही है, गवर्नमेंट ही प्रवोक कर रही है। कोई किसी को कुछ पता नहीं होता कि जनरल पब्लिक को कि क्या लगवाना है, क्या सरकार के प्रेशर पे ही लग रहा है। जो आपने कहा सीरम इंस्टीट्यूट का, बता दूं मैं लोगों को, जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो बिल गेट्स का पार्टनर है, और कोविड का जो वैक्सीन उसने कोविशील्ड बनाया था, एस्ट्रोजेनिका जो बाहर था वही कोविशील्ड के नाम से, और वो सीरम इंस्टीट्यूट का आधार पुना वाला, और वो जो इस बार भी विकसित कर रहा है उसमें बिल गेट्स के फंड लगे हैं, और उस सीरम इंस्टीट्यूट ने सत्ताधारी पार्टी को 50 करोड़ का डोनेशन दिया है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में खुला है। एक चीज और है, जो ग्वालियर का आपने शेयर किया था कि 5 बच्चों को वैक्सीन लगाया गया जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर आपने शेयर किया था झारखंड का भी, जो मैं देख पा रहा हूँ, झारखंड का भी आपने शेयर किया था कि वहां भी बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, बिना कंसेंट के लगाया गया है, झारखंड के जोकीहाट में शायद आपने कहा था। तो ये जो हो रहा है ये मीडिया में भी नहीं आ रहा है, सरकार क्या इस सब ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? देखिए ऐसा है ना संदीप जी, उनको अगर कहीं प्रेशर है कि ये लगाना है, ये अब जब हमारे पीएम बिल गेट्स को बोल चुके हैं कि भाई हम तो सबको लगाएंगे, तो वो ठीक है, वो प्रेशर में कुछ अगर उनको लेने पड़ रहे हैं डिसीजंस तो ले रहे हैं। मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी वैक्सीन बिना इन्फॉर्म कंसेंट के नहीं लगाई जा सकती, कोई भी वैक्सीन कंपल्सरी नहीं की जा सकती। और मैं आपको बताना चाहूंगी 2018 में दिल्ली में एक बच्चों के स्कूल में एमएमआर वैक्सीन लगाई जा रही थी, मतलब इनएडवर्टेंटली हर बच्चे को लगाने का काम चल रहा था। तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये कंप्लेंट डाली कि हम नहीं लगवाना चाहते हमारे बच्चों को वैक्सीन, ये स्कूल जबरदस्ती सब बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी स्कूल बच्चों से बिना पूछे, बच्चों के माँ बाप से बिना इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिए उनको बताना पड़ेगा आपको कि ये वैक्सीन किस काम के लिए लगाई जा रही है, ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और अगर माता पिता उससे एग्री करते हैं, साइन करके देते हैं, तभी वो वैक्सीन लगाई जाएगी, वरना नहीं लगाई जाएगी। ये बहुत बड़ा जजमेंट, बहुत बड़ा ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। ये पुराना है 2018 का, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी 2021-22 के आसपास इसको एंडोर्स किया एक दूसरे मैटर पे। तो मुद्दा यह आता है कि सरकार के ऊपर ऐसा नहीं है कि सरकार अंधाधुंध कुछ भी कर सकती है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हाँ, ये बात और है कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
बात हमारे पास कई बार ये बात आ रही है संदीप जी, देखिए हम लोग कई सारे डॉक्टर्स मिलके, मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट से भी जुड़ी हुई हूँ, मेरे और अन्य अन्य कई सारे संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ। हम लोगों ने बराबर इन बातों पे ऑब्जेक्शन किया है। और मैं आपको बताऊं 2024 में बिहार में और हरियाणा में ऐसे कई सारे स्कूलों में इन्होंने ये जारी कर दिया था कि हम मास लेवल पे सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं। तो हमने उनको लीगल नोटिस भेजा था, हमने चीफ सेक्रेटरीज को, हमने सरकार को, कंसर्न अथॉरिटीज, स्टेट अथॉरिटीज को हमने लीगली नोटिस ये भेजा था कि आप कैसे ऐसे फतवा जारी कर सकते हैं। आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहां जारी करी, आपने पेरेंट्स को कब बताया कि ये वैक्सीन हम इस तारीख को लगाएंगे, इसके ये दुष्प्रभाव है। आपने उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि गांव में आप ये कर रहे हो, वो अगर हिंदी नहीं समझते हैं, आपने उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज में क्या समझाया, या आप वही दोहराना चाहते हो जो गांव में, ट्राइबल में, जो आंध्रा में? तो इस तरीके से हमने उनको लीगल नोटिस भेजे थे। उसका प्रभाव ये हुआ था कि ये कैंप्स निरस्त हो गए थे, ये कैंप्स नहीं हुए फिर, है ना? उसके बाद लेकिन अब चूंकि ये आप देख ही रहे हैं, ये वापस से ये कैंपेन शुरू किया गया है, वापस से अभी जब प्रधानमंत्री राजस्थान में जाके इसको लॉन्च करके आए हैं, तो अब ये वापस चीजें सामने आने लग गई हैं। तो मुद्दा घूम फिर के यही आ रहा है कि क्या सरकार इसके दुष्प्रभाव बता रही है, क्या जो सरकारी अथॉरिटीज है, लेकिन जो अभी मैं आपको बताऊं, एक दो इंसिडेंट्स ऐसे मैंने जो आपको, आप भोपाल का और जो मध्य प्रदेश का जो आप बता रहे हैं ना, उसमें एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जिनको ये दिया गया कि भाई तुम्हें इतनी 1000 लड़कियों को ये लगाना है, ये पकड़ो बॉक्स और वैक्सीनेट करो, तो उन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने लालच देके कि आपकी बच्चियों की शादियां होंगी तो आपको सरकारी मुआवजा मतलब उसमें सरकारी आपको कुछ पैसा मिलेगा, 25-30 हजार रुपए, तो आप इनको अभी वैक्सीन लगवा लो, तो सर्टिफिकेट दिखा के तुम पैसे ले लेना। अब आप बताइए ये कितना जघन्य अपराध है। और पहली बात तो सरकार ने, जहां तक जितना हमें पता है, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं, ये तो नहीं किया है कम से कम कि इनको पैसा मिलेगा। हाँ, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे तो वो भी एक इलीगल काम है। लेकिन देखिए, क्योंकि इन महिलाओं के, आंगनवाड़ी वर्कर्स को एक टारगेट दिया हुआ है कि भाई इतनी आपको वैक्सीनेट, तो ये देखिए किस तरीके से झूठ बोल के उन लड़कियों को इन्होंने वैक्सीनेट किया, और बाद में उन लड़कियों की तबीयत खराब हुई, उनमें से कई 2-3 दिन अस्पताल में भर्ती रही, उनको रिएक्शंस हुए। तो कहने का तात्पर्य ये आ रहा है घूम फिर के कि अगर इन वैक्सीन से रिएक्शंस हो रहे हैं, जो कि देखिए डॉक्यूमेंटेड लिस्ट है एक हमारे पास, कि जो भी वैक्सीन होती है उसके कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, तो अगर इनके पास भी, हालांकि सरकार की ये एक गलती हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इन्होंने एक दबाव में हमारे साइंटिफिक और जो जितनी हम लोगों ने एक लॉबी ने जिस तरीके से हम साइंटिस्ट्स ने इनको ये बताया था कि जो हो रहा है वो गलत है, प्रोसीजर भी गलत है और साइंटिफिकली भी ये जस्टिफाइड नहीं है, उसके बाद इतना चेंज तो आया संदीप जी कि मास कैंपेन से पहले एटलीस्ट ये एक कंसेंट फॉर्म जारी करने लग गए हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि उस कंसेंट फॉर्म में भी इतनी कमियां हैं, उस कंसेंट फॉर्म में लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स नहीं है। वो लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स इतनी लंबी है कि अगर पेरेंट्स बच्चियों के, क्योंकि ये 9 से 14 साल की बच्चियों का ही मामला इसमें है ज्यादा गंभीर, अगर वो बच्चियों के पेरेंट्स उसको पढ़ लेंगे तो वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उसमें आपको मैं बताना चाहूंगी कि इतने गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स से लेकर कंप्लीट इनफर्टिलिटी, कंप्लीट ओवेरियन फेलियर और अल्टीमेट केस में डेथ, ये तक उसमें साइड इफेक्ट्स हैं। अब आप बताइए कि कैंसर का इलाज हमारे पास है, लेकिन अगर किसी लड़की की ओवरी काम करना कंप्लीटली बंद कर दी, उसके बॉडी में अंडे बनना बंद हो गए, तो वो मां कभी भी नहीं बन पाएगी, उसका हम कैसे इलाज करेंगे? हम कैंसर अगर उसको कभी हुआ उसके जीवन में कभी, एक कल्पना है ये, एक कल्पना के आधार पे हम उसको वो वैक्सीन लगा दें जो उसको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बीमार कर दे, तो ये कितना बड़ा अनसाइंटिफिक काम है। तो हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि
अनसाइंटिफिक और अनइन्फॉर्म्ड काम नहीं होना चाहिए। जो माँ-बाप अभी चिंतित हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में, आंगनवाड़ी में, पंचायत में ये चीज़ें की जा रही है, उसको एक गायनेकोलॉजिस्ट के नाते आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, संदीप जी, मैं सबसे पहले तो माताओं को ये एड्रेस करती हूँ, हमेशा मेरा कहीं भी अगर लेक्चर है या मुझे बुलाया जाता है, तो मैं सबसे पहले माताओं को ये बोलती हूँ कि देखो अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दो सबसे पहले। उनको ये समझाओ कि अनैतिक संबंध कभी नहीं रखने हैं, आपका एक जीवन भगवान ने एक ही बार दिया है, उसको अपने बिल्कुल परिवार के संस्कारों के साथ एक अच्छी नियम जीवन शैली के साथ आपको व्यतीत करना है। स्त्री हमारे देश में, हमारी संस्कृति में बहुत पवित्र देवी के तुल्य स्त्री की तुलना की गई है। तो अपनी बच्चियों को देवी की तरह पालो और उनके मन में वही संस्कार डालो कि तुम उतनी ही पवित्र हो जितना कि देवी पवित्र होती है। गंदे हाथ हम देवी को टच नहीं करते, तुम्हारे शरीर पे भी किसी का गंदा हाथ नहीं लगना चाहिए। आप सही मायने में विवाह संस्था में प्रवेश करवाओ अपनी बच्चियों को और उनको फिर आगे उनके वंश को नैतिक रूप से बढ़ाने के लिए उनको संस्कार दो। पहली सीढ़ी तो माँ-बाप की माँ की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि जो ये आज पूरा खेल हो क्यों रहा है? एक ऐसा वायरस जो एक मॉरल जो एक कहीं न कहीं हमारे एक मॉरल से जुड़ा हुआ है ना? उससे बचना है। तो पहली जिम्मेदारी माँओं की है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को संस्कार दो, उन पे नज़र रखो और उनको समझाओ। इस रील कल्चर, इस वेस्टर्न कल्चर, इसमें नहीं बहना है और अपने जीवन को समर्पित रूप से अपने एक निष्ठ जिससे आपका विवाह होता है उसके साथ आपको व्यतीत करना है। पहला तो ये। दूसरा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग अपने देखिए जो हमें शारीरिक आंतरिक क्षमता प्रतिरोध क्षमता होती है उसका मुकाबला कोई वैक्सीन, कोई दवा नहीं कर सकती। आपका शरीर अगर इतना मजबूत है, आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हो और अगर वो किसी वजह से लग भी जाए, तो वो जल्दी से जल्दी आपका शरीर उससे बाहर निकलने की क्षमता रखना चाहिए। इतना मजबूत आप अपने शरीर को बनाओ। तो दूसरा ये मैं उनको अपनी तरफ से संदेश देना चाहूंगी। तीसरी बात ये कि बच्चियों को खान-पान अच्छा करवाएं। उनको उनको ये अल्कोहल, उनको स्मोकिंग, तम्बाकू, जर्दा ये इन सब चीज़ों से दूर रखें। जितना ज़्यादा वो अच्छे पवित्र वातावरण में पलेंगी, खान-पान अच्छा रखेंगी, तो उनको सबसे कोई-सी भी बीमारी नहीं लगेगी या आप समझिए केवल एचपीवी को सेपरेटली एड्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ओवरऑल हेल्थ की भी वुमन हेल्थ की इस तरीके से बात कर सकते हैं। और हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हालाँकि मोटे तौर पर मैं अपनी सभी माताओं-बहनों को ये समझाना चाहूँगी कि भई माहवारी के समय बच्चियों को स्वच्छता का आप संदेश दें, उनको समझाएँ स्कूल कॉलेजों में ये शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। अब रही बात वैक्सीन की, तो मेरी पर्सनल और मेरी जो प्रोफेशनल सलाह यही है कि ये वैक्सीन रामबाण नहीं है, कोई भी वैक्सीन रामबाण नहीं होती है, हर वैक्सीन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं और सरकार ने कानून ने आपको कोर्ट ने और कानून ने ये इतना बड़ा अधिकार दे रखा है कि बिना जाने, बिना कोई चीज़ जाने आप अपने शरीर में मत घुसवाइए। आपके पास पूरा अधिकार है किसी भी अथॉरिटी को मना करने का। आपको राइट टू बॉडीली इंटेग्रिटी, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है कि आपका आपके शरीर के ऊपर पूरा अधिकार है। दुनिया की कोई ताकत आपको मजबूर नहीं कर सकती, कोई भी दवाई आपके मुंह में नहीं डाल सकती, कोई इंजेक्शन आपकी परमिशन के बिना आपकी बॉडी में नहीं घुसा सकती। तो आपको ये पूरा हक है, आप इससे मना कर सकते हैं। आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन और जो भी स्कूल, संदीप जी हमने जब इसमें ऑब्जेक्शंस करने शुरू किए, तो अब ये हमें ये जानकारियां मिली है कि स्कूलों में तो अभी हाल फिलहाल बहुत प्रेशर नहीं डाला जा रहा है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि ये आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपको वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन ये काफी नहीं है। हमारी मांग ये है, हमारा कहना ये है कि आपको सबसे पहले लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स जारी करनी पड़ेगी और हर माता पिता का ये कर्तव्य है और ये अधिकार भी है कि आप मांगिए। सबसे पहले जो अथॉरिटी, जो आंगनवाड़ी वर्कर, जो सरकारी डॉक्टर अगर आपको कह रहा है कि आपको ये लगाना कंपलसरी है, आप कहिए कि मुझे लिस्ट दीजिए, कहाँ है साइड इफेक्ट्स की लिस्ट, और वो लिस्ट अगर आपको देते हैं और अगर वहां इनको लिस्ट मिलती है
तो इनको देखना चाहिए कि भैया मेरी बेटी को माइग्रेन, मेरी बेटी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेरी बेटी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मेरी बेटी को इनफर्टिलिटी, मेरी बेटी को गुलियन बारे सिंड्रोम, मेरी बेटी को ऑर्थोस्टैटिक टैकिकार्डिया जैसी अनेक अनेक, और इवन आप बताऊं मैं इसमें कुछ ऐसी कंपोनेंट जो चूहों पे कंप्लीट इनफर्टिलिटी कर चुकी है, पॉलीसॉर्बेट 80 नाम का कंपोनेंट है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी अगर आपको साइड इफेक्ट्स की लिस्ट मिलने के बाद भी आपको मंजूर है कि हाँ भाई हमें तो मंजूर है, तो आप अपने शरीर के खुद मालिक है भाई, हम तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब जानने के बाद इस बात को नकारना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो इंजेक्शन या वो वैक्सीन नहीं लगा सकती। ये मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को, क्योंकि ये बच्चियों का मामला है, माइनर गर्ल्स का मामला है, 9 से 15 साल की बच्चियां इससे प्रभावित हो सकती है, तो इसमें जो मेन मुख्य भूमिका है वो माता पिता की भूमिका है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको कहना चाहूंगी। ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हो ताकि वो रिजेक्ट करें, वो मना करें बिल्कुल और वो कहें कि भाई साइड इफेक्ट का ये वो लिस्ट कहाँ है मुझे दिखाइए, और साइड इफेक्ट हम भी बता रहे हैं। और बिल्कुल जब लोग बोलने लगेंगे तो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई राष्ट्रपति हो, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारा किसी को कुछ नहीं होता, और वो अपने बच्चों को बिल्कुल बचाने के लिए खुद ही आ जाएँगे। अमेरिका की कोई एक बिल्कुल रिसर्च भी मैं पढ़ रहा था, जिसमें जिन्होंने ये लिया था और उस समय फिर बिल गेट्स पे शायद वहाँ बैन लगा था इस पे कि ब महिलाओं में बांझपन देखा गया था। जिन्होंने ये लिया था बिल्कुल उसमें हाँ, बांझपन देखा गया था। तो ये जो डीप स्टेट का एजेंडा है कि बिल्कुल पॉपुलेशन खत्म करना, महिलाओं को बांझ बनाना, एप्स्टीन बिल्कुल जैसे संदीप द्वीप जी। पे आपको सेक्स वर्कर बनाना, सं- ये बहुत बड़ा बिल्कुल एजेंडा है। और उस संदीप एजेंडे जी, को जापान ने कंप्लीट बैन कर दिया था। जापान ने ये वैक्सीन बिल्कुल बैन कर दी थी, 2013 की बात है। जापान ने कह दिया था हमें नहीं लगानी। उसके बाद जापान में वापस स्टडी की गई, इन्होंने प्रेशर डाले, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया जापान के ऊपर कि नहीं आपको वापस लगाना पड़ेगा, तो जापानी साइंटिस्ट ने स्टडी करी वापस की, चलो ठीक है अगर प्रेशर आ रहा। आप देखिए उन्होंने जब स्टडी करना स्टार्ट किया, तो जिस सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए ये वैक्सीन दावा करती है, उन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर हो गया। हो गया। मतलब सर्वाइकल कैंसर हो गया उनको। तो किस बात हुँ, की सेफ्टी है भाई। और रही बात बांझपन, कंप्लीट इनफर्टिलिटी, बांझपन तो इसमें जो मैंने आपको बताया ना, कंप्लीट ओवेरियन फेलियर, जो हुँ, कंप्लीट ओवेरियन फेलियर है उसका मतलब ही ये है कि अंडा बनना बिल्कुल बंद। वो लड़की आगे चल के अगर उसको ये साइड इफेक्ट हो गया, वो आगे चल के कभी मां नहीं बन पाएगी। तो क्या करना है फिर? हुँ। क्या आईवीएफ सेंटर में भागते रहना है? आपको यही तो ये चाहते हैं क्या कि आप एक बच्चा पैदा करने के लिए आप लाखों रुपए आईवीएफ सेंटर्स में जा जाके दे के आएंगे? आज वो आप और बच्चियों की सोचिए फर्टिलिटी बंद करेंगे? ये हाँ जी। एजेंडा वही है, एजेंडा डिपॉपुलेशन ही है ये। हुँ, मतलब और आप देखिए निशिता जी की अ, कितनी अब आँखों में पानी नहीं रह गया सरकार के, इन लोगों के पानी बिल्कुल नहीं है। बहुत बेशर्मी से ये किया जा रहा है। बिल्कुल। ये संदीप जी बहुत इसमें क्या है? बिल्कुल देखिए इसमें विरोध ही एकमात्र सहारा है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक आप विरोध नहीं करोगे, तब तक आप देखिए ना, कहते हैं ना कि सब इंफॉर्मेशन एक खेल वॉरफेयर चल रहा है ये। आपके पास अगर सही इंफॉर्मेशन होगी तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही सही नहीं होगी तो आप उस झांसे में आ जाएंगे। बस पूरा पूरा का पूरा खेल यही चल रहा है। तो मेरा यही यही चल रहा है। अनुरोध है कि महिलाओं से, माता-पिता से, कि आप सबसे पहले आप माँगिए लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स, और अगर कोई भी आपको मना करता है कि नहीं हमारे पास तो नहीं है, आप कंप्लीटली रिफ्यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको लगाने की, और कोई स्कूल, कोई दुनिया की अथॉरिटी आपको बाध्य नहीं कर सकती इसको लगाने के लिए। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर निशिदा जी, आपने बच्चियों को बचाने के लिए एक काफ़ी एक ये अवेयरनेस का ही काम था, और मुझे लगता है कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं, मैंने आपको कल शायद परसों एक मैसेज भी भेजा था कि लोग बहुत चिंतित हैं, अब हमारे बच्चों के जी, स्कूल में आ गया, क्या करें? तो जी, मुझे लगता है वो जी, माँ-बाप इसको समझेंगे और वो साफ तौर पर इसके लिए मना करेंगे। वो साइड इफ़ेक्ट की लिस्ट माँगेंगे, और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, का गाइडलाइंस है, कोई भी ज़बरदस्ती बिल्कुल, आपके बच्चों को नहीं टीका लगा सकता। कोई कितना ही बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, दुनिया के नेता हों, बिल्कुल, आपके बच्चों से ज़्यादा वो आपको प्रिय नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने ये
बहुत गंभीर मुद्दा समाज के समक्ष रखा है और मुझे संदीप जी उम्मीद एक है बात कि इस और पर हम जी, जी, एक बात और कहना चाहूँगी कि आगे चल के ये भी हो सकता है कि ये लड़कों को भी ये वैक्सीन लगाना स्टार्ट कर दें। ये जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है। अभी ये हाँ, बच्चियों को लगा रहे हैं, थोड़े टाइम बाद ये लड़कों को भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मतलब ये तो मान के चलते हैं ना कि सेक्सुअल रिलेशनशिप वो अननेचुरल सेक्स है और ये तो लड़के भी करते हैं, वो जो भी है ना, तो और ये आप इस तरफ आप भी आप एक चीज़ ये और देखिए, डॉक्टर साहब हुँ, कि ये जब गवर्नमेंट आती है, तो हुँ, 2018 में सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद सरकार जो भारतीय न्याय संहिता में लेके आती है, अननेचुरल जी, सेक्स को यानी कि समलैंगिकता को अपराध से बाहर करती है। कर विवाह दिया। के बाहर के रिश्ते को, अवैध रिश्ते को ये जायज़ करवाती है, अपराध से बिल्कुल, बाहर करती है और फिर ये तरीका बिल्कुल। अपनाती है। अगर हम इसको एक तरह से चैन को कड़ी जोड़ के जोड़े। देखें, हाँ, हाँ, जी, चैन को जोड़ के जी, देखें तो स्पष्ट हो बिल्कुल, जाता है कि ये देश को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कड़ियाँ आपने बिल्कुल सही जोड़ी है और ये उसी उसी कड़ी की एक एक मोती है, उसी कड़ी का एक जंजीर है कि हाँ, ये और इसके बाद क्या? अब इसके बाद लड़के, इसके बाद ये लड़कों को भी लगाएँगे, उनको भी बाँझ बनाएँगे। तो कुल बिल्कुल। मिलाकर के जेंडर न्यूट्रल इसीलिए लेके आएँगे। सही बात। तो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर निष्ठा जी कि आपने अवेयरनेस फैलाया और उम्मीद है कि इस पर जो नई-नई जानकारी आप शेयर करते रहेंगे और आप ज़रूर, जो है लोगों को जागरूक करती रहेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर निष्ठा जी जो गुजरात से जुड़ रही थी और वो जो बता रही थी, अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में ये जो एचपीवी टीका है, इसके खिलाफ अभियान चल रहा है। भारत में भी अभियान चल रहा है। लेकिन आपको मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगी और सोशल मीडिया पर तो इतनी बंदिश है कि सारे लोग जो फ़ेसबुक हो, ट्विटर हो ट्विटर पे तो फिर भी चीज़ें चल रही है, यूट्यूब हो, सब पर बैन किया जा रहा है। किसी चीज़ को बैन किया जा रहा है, इसका मतलब आप समझिए कि वो आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं। आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे आपसे बेहतर कौन समझेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।